नमस्कार दोस्तों, केसी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का आईपीओ 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में ओपन रहने वाला है। आज हम कंपनी के बारे में और आईपीओ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी काम क्या करती है उसके बारे में देखते हैं। तो 2015 में कंपनी की शुरुआत हुई और कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। किस टाइप की कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है? तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सर्विसेज होती है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अब थोड़ा और अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे तो कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होते हैं। अब अगर कंपनी के बिजनेस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की एक कंपनी है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कंपनी को ऑर्डर्स दे देती है कि मेरे को उस एरिया में वहां पे बिजली को पहुंचाना है। अब बिजली पहुंचाने के लिए खंभों की जरूरत पड़ती है, सब स्टेशन की जरूरत पड़ती है, मशीन्स वगैरह चाहिए, ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए। तो ये जो कंपनी है केसी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये दोस्तों इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाती है इन क्लाइंट्स के लिए। ये उनके लिए पूरा का पूरा जो सेटअप है वो उनको तैयार करके दे देती है, यहाँ से वहां तक खंबे लगवा देती है, उनकी परचेजिंग भी कंपनी खुद ही करती है और उन मशीन्स को किस तरह से चलाना है तो उनके लिए इंजीनियरिंग सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों इस तरह से कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब अगर कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर से कंपनी के क्लाइंट्स है। गवर्नमेंट सेक्टर से कंपनी के राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एक कंपनी हो जाती है और उसके साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये दो कंपनी तो गवर्नमेंट सेक्टर से कंपनी के क्लाइंट्स है। और प्राइवेट सेक्टर से कंपनी के लार्सन एंड टर्बो, वंडर सीमेंट्स जैसी बड़ी कंपनियों के नाम आ जाते हैं। सद्भाव कंस्ट्रक्शन, एचजे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी कंपनी के क्लाइंट्स है। अब हमने कंपनी के बारे में तो देख लिया है कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है, कंपनी किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, उससे हमें कंपनी के प्रॉफिट का और कंपनी की सेल्स का भी पता लग जाएगा। तो कंपनी के एसेट्स 38 करोड़ रुपीज से बढ़ के 83 करोड़ रुपीज पे आ गए हैं। तो काफी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के एसेट्स में। 2 साल के टाइम पीरियड में कंपनी के एसेट्स डबल हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 35 करोड़ रुपए से बढ़ के 61 करोड़ रुपए पे आ गया है 2 साल के अंदर, जो कि काफी शानदार रहा है। और करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करें तो वो 9 करोड़ 64 लाख रुपए रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू हमें थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। और इसी तरह से अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो 3 क्वार्टर्स बचे हैं उसमें कंपनी ने इसी तरह का रेवेन्यू दिया तो कंपनी 40 करोड़ के लगभग ही रेवेन्यू तक पहुंच पाएगी, जो कि काफी कम नजर आ रहा है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 87 लाख रुपए था, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 3 करोड़ 10 लाख रुपए पे आ गया। फिर उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ 50 लाख रुपए पे आ गया, जो कि काफी शानदार है दोस्तों। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहा है और डबल से भी ज्यादा हो चुका है इस टाइम पीरियड के बीच में। और अगर करंट फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट कमा चुकी है कंपनी क्वार्टर 1 में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब हम देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.25% था। फिर उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा और 6.18% पे आया। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 22-23 उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.9% रहा, जो कि काफी अच्छा था। और करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा आया है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.4% रहा है, जो कि काफी शानदार है दोस्तों। तो लगातार ईयर बाय ईयर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और आने वाले समय में दोस्तों ये और भी बढ़ सकता है, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा आगे वीडियो में। अब अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो वो 13 करोड़ रुपए से बढ़ के 22 करोड़ रुपए पे आ गए हैं, जो कि अच्छी बात है। अब अगर कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो जो 2 करोड़ 72 लाख रुपए से बढ़ के 24 करोड़ 5 लाख रुपए पे आ गई है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, पर दोस्तों कंपनी को क्या है कि पेमेंट बाद में होता है अपने क्लाइंट्स से, तो उसको वर्किंग कैपिटल की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई चीज को कंस्ट्रक्ट करना है, कोई परचेस करना है, अपने वर्कर्स को या इंजीनियर्स को सैलरी पे करनी है, तो दोस्तों उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी को होगी। और जो कंपनी के क्लाइंट्स है वो तो काम पूरा होने के बाद ही कंपनी को पेमेंट करते हैं, तो इसमें दोस्तों इसलिए कंपनी की बोरोविंग्स हमें बढ़ती हुई
नजर आ रही है। अब अगर हम ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी अच्छे हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। करंट फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू जरूर थोड़ा सा कम है, पर ये हो सकता है नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में कम हुआ हो, तो ये भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा। और हो सकता है कि क्वार्टर 1 में कंपनी का काम थोड़ा सा कम चलता हो, ये राजस्थान बेस्ड कंपनी है तो वहां पे जो क्वार्टर 1 है वहां पे गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताने वाला था ना कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का मार्जिन आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो दोस्तों कंपनी एक अपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बना रही है, मतलब अभी इसके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है तो अब ये बना रही है उसको, और इसी के लिए ही इसने वो लोन्स भी लिए होंगे, तो इसीलिए हमें बोरोविंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये भी हमें कम होती हुई नजर आ जाएगी थोड़े टाइम में। तो कंपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी बना रही है। अभी कंपनी क्या करती है, अभी कंपनी जो भी इसको प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है ये बाहर से मार्केट से खरीदती है, फिर उसको जहां भी इसके कंस्ट्रक्शन में जरूरत होती है तो वहां पे उसको यूज करती है। अब जैसे ही दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन के कंप्लीट हो जाएगी कंपनी की, तो इससे कंपनी को जो भी जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट्स की वो इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनने लगेगा। तो कंपनी को बाहर से जो प्रोडक्ट्स को महंगा खरीदना पड़ता है वो कंपनी को सस्ता पड़ जाएगा, खुद ही बनाने लग जाएगी, तो वो बीच की जो उसका मार्जिन है वो कॉस्ट कंपनी को बच जाएगी। तो इस तरह से हमें दोस्तों कंपनी के मार्जिन आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी कंपनी के 15 प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं और उसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। तो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के पास है तो आने वाले समय में कंपनी को रेवेन्यू की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जैसे ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से प्रोडक्शन होने लगेगा तो हमें आने वाले समय में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब हमने कंपनी से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लिया है, कंपनी काम क्या करती है, कौन कंपनी के क्लाइंट्स है और कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी है। अब हम आईपीओ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो 51 से 54 रुपए पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 2000 शेयर्स को रखा गया है। टोटल अगर आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो 15 करोड़ 93 लाख रुपए कंपनी आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स से लेने वाली है, और जो पूरा का पूरा 15 करोड़ 93 लाख का पोर्शन है वो फ्रेश इशू रहने वाला है। फ्रेश इशू होने की वजह से कंपनी पूरे पैसे को कंपनी के ग्रोथ में काम में ले सकती है, उससे अपनी बोरोविंग्स का भी रिपेमेंट कर सकती है, और अगर नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है तो उसमें भी इसको काम में ले सकती है। अब अगर आईपीओ को कैटेगरी वाइज देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम एक लॉट को अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 2000 शेयर्स आ जाते हैं और उसका टोटल अमाउंट 1,08,000 रुपए निकल के आता है। आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट को अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की बात करें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 96% हिस्सेदारी है, जो कि इस आईपीओ के बाद घट के 70.25% पे आ जाएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ के बाद 51% से ज्यादा की रहने वाली है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। अब अगर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो से उनकी बात करें तो कंपनी 7.59 के पीई मल्टीपल पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। मार्केट कैप की बात करें तो जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आ रही है उससे कंपनी का मार्केट कैप 59 करोड़ रुपीस के आसपास का निकल के आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का काफी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 1 से ज्यादा का है, तो 1 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है। पर कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रही है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही कंपनी का उससे प्रोडक्शन होने लगेगा तो कंपनी अपनी बोरोविंग्स का भी रिपेमेंट उस पैसे से कर देगी। अब अगर ओवरऑल कंपनी के रेशियोज की बात करें तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे, डिसेंट वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। हो सकता है हमें लिस्टिंग डे के दिन अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब कंपनी की कुछ पीयर कॉम्पिटिटर कंपनीज भी है, उनकी भी बात कर लेते हैं। अब कंपनी की 2 लिस्टेड कॉम्पिटिटर है जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। उसमें विवियाना पावर टेक लिमिटेड कंपनी का नाम आ जाता है और एक है केक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये 2 कंपनी से जो कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनी है जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। अब हम इनकी वैल्यूएशन और इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ के परसेंटेज को देखते हैं। तो हमारी जो कंपनी है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड वो 7.59 के पीई मल्टीपल पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है, और जो विवियाना पावर टेक लिमिटेड है जो इसके लिस्टेड कॉम्पिटिटर है वो अभी करंटली 24
24 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है और इसका जो सेकंड कॉम्पिटिटर है केक इंटरनेशनल लिमिटेड वो 96 से ज्यादा के पी मल्टीपल पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ये दोनों कंपनीज काफी महंगी अभी वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है ऑलरेडी। और अगर इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ के परसेंटेज की बात करें तो केसी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का 25% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और विवियाना पावर टेक्नोलॉजी का 16 का और केक इंटरनेशनल लिमिटेड का काफी कम है 4.8 का उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो दोस्तों काफी अच्छी वैल्यूएशन पे, काफी सस्ती वैल्यूएशन पे केसी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपने आईपीओ को लेकर आ रही है और जो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज है वो भी काफी कम है। अब अगर दोस्तों कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि आईपीओ के जरिए जो पैसा लेने वाली है उसको कहाँ पे यूज करेगी, तो जो पैसा कंपनी आईपीओ के जरिए लेने वाली है उससे अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में इसको और भी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो उस पैसे से ये कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। उससे कंपनी को अब नए लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने के लिए या फिर जो भी आगे जो उसको प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है उसमें जो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी कंपनी को लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अगर कंपनी आने वाले समय में लोन्स लेती तो उससे अननेसेसरी कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन पड़ता और उससे हमें कंपनी के मार्जिन भी अफेक्ट होते हुए नजर आते। अब दोस्तों हमने केसी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लिया है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और अप्लाई करने से पहले एक बार रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड कीजिएगा।